नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय निरस्तर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है मूल रूप से क्लास नंबर 49 है। आप सब जानते हैं इससे पहले 48 क्लास हो चुकी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग रिविजन करते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि टेस्ट पेपर में आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। साथ ही साथ जो टेस्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको टॉपिक पढ़ाया गया है, वहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो सब डाटा आपको याद रहा होगा। अच्छा, आज बहुत सारे फ़ोन कॉल्स इसलिए आए कि मुग़ल शासक के चित्रकार कौन कौन से हैं सर, एक बार कन्फ्यूज़न दूर करा दीजिए। मैं बताना चाहता हूँ मुग़ल कला हमने पढ़ा है, मुग़ल चित्रकारी हमने पूरा पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं पढ़ा है। मुग़ल कला में हमने बाबर को पढ़ा, 1526 में आता है, 30 तक रहता है। उसके समय का अच्छा चित्रकार बेहजाद है और शाह मुजफ्फर है। ये 1526 की बात हो गई। उसके बाद आता है डाटा हुमायूं का। हुमायूं के शासनकाल का अच्छा चित्रकार आता है मीर सैयद अली और अबुल ख्वाजा अबुद समद। ख्वाजा अबुल समद या फिर अबुल ख्वाजा अबुल समद, ये नाम आता है हुमायूं के दरबार का। उसके बाद आता है अकबर का काल। आप जानते हैं 1556 से 1605 तक लगभग अकबर का शासनकाल रहता है। और उसके दरबार के अच्छे अच्छे चितेरे में क्या हैं? दसवंत, मिश्किन, बसावन, मुकुंद, फारूक बेग, ख्वाजा अबू सिमाजी और जो है मूल रूप से मीर सैयद अली। तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू सिरादी को मूल रूप से यहाँ भी क्यों शामिल कर लिया गया? तो ये जो है हुमायूं के दरबार के तो चित्रकार हैं ही, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है अकबर के दरबार में पूछ लिया जाता है और अकबर से ही इन्हें जोड़ लिया जाता है। फिलहाल दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ख्वाजा अबू सिराजी और जो है मीर सैयद अली। ठीक है, तो ये अकबर के दरबार के हो गए। अकबर के बाद उनका बेटा आता है। अकबर के बाद उसका बेटा कौन आएगा? तो जहांगीर आएगा। जहांगीर 1605 से 1627 तक जो है शासन करता है। सलीम इसी का उपनाम है, आप जानते होंगे। सैफ सलीम चिश्ती के नाम से मूल रूप से इसका नाम सलीम पड़ जाता है। ये हिंदू माँ का अच्छा पुत्र है जो है जहांगीर। ठीक है, और जहांगीर के दरबार के अच्छे अच्छे चितेरे कौन कौन से हैं? तो अकारिजा हो गए। अकारिजा के साथ साथ क्या होते हैं? अबुल हसन हो गए, बिसंदास हो गए, मस्किन हो गए, मोहम्मद मुराद हो गए। मुराद ही हैं, अच्छे चितेरे हैं। माधव, मोहम्मद नादिरा, फारूक बेग, मनोहर, उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर आप जानते हैं बाज पक्षी को इन्होंने बनाया, टर्की काक को इन्होंने बनाया, मोर मोरनी को अच्छे से चित्रित किया किन्होंने? तो मूल रूप से उस्ताद मंसूर ने। तो मनोहर और मिश्किन, अबुल हसन, अकारिजा ये किसके हैं? तो जहांगीर के हैं। बसामन, दसवंत, अबू समद सिराजी ये किसके हैं? अकबर के हैं। मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद मूल रूप से किसके हैं? तो हुमायूं के हैं। बेहजाद और शाह मुजफ्फर किसके हैं? तो अकबर के हैं। लेकिन अब जहांगीर का पुत्र आएगा शाहजहां, तो उसके समय के अच्छे अच्छे चित्रों को भी आपको याद रखना होगा। फारूकुल्ला, होनहार, बिचिस्तर, मुराद, गोवर्धन, समरकंदी, मीर हाशमी, मोहम्मद, अनूप चित्तर, होनहार और फतेह चंद्र मूल रूप से शाहजहां के चितेरे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो होनहार, मुराद और गोवर्धन से बार बार पूछा जाता रहा है। ठीक है, याद रखना है। होनहार, मुराद, गोवर्धन, हुनर, अनूप चित्तर और मीर हामिद मूल रूप से किसके शासनकाल के चितेरे हैं? तो ये जो है शाहजहां के शासनकाल के चितेरे माने जाते हैं। शाहजहां का शासनकाल आप जानते ही हैं, 1605 से स्टार्ट होता है, 1627 तक चलता है। 27 में ही इसका पुत्र, बहुत खतरनाक पुत्र, मूल रूप से वो अपने 3 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठना चाहता है। और आप जानते होंगे ये तो हो गया जो है शाहजहां का शासनकाल। अगर शाहजहां के शासनकाल की हुमायूं की बात करें तो हुमायूं का ये है 1605 से 1627 और शाहजहां का शासनकाल 1627 से स्टार्ट होता है और 57 तक जाता है। और 57 के बाद मूल रूप से उसका पुत्र आता है, बहुत खतरनाक पुत्र, जिसने इस्लाम के विरुद्ध मान लिया चित्रकला को और मूल रूप से अपने बाप को भी कैद कर दिया, यानी शाहजहां को भी कैद कर दिया और मूल रूप से अपने 3 भाइयों की हत्या कर दी। सबसे अच्छा भाई उसका दारा शिकोह था, जो बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, कला प्रेमी था और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसको भी उसने नहीं छोड़ा, उसको भी उसने मौत के घाट उतार दिया और मूल रूप से गद्दी पर बैठ गया। और जैसे ही वो गद्दी पे बैठता है 1658 से 1707 तक रहता है और 1707 आते आते आप देखते होंगे बहुत सारे चितेरे यहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसने चित्रकला को जब जो है इस्लाम के विरुद्ध घोषित कर दिया तो 1658 से ही 1707 के बीच बहुत सारी छोटी छोटी शैलियों का जन्म हो जाता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है राजस्थानी शैली हो या फिर पहाड़ी शैली हो, जिसमें कांगड़ा बसोली हमने पढ़ा है। और राजस्थानी शैली में हमने बूंदी, कोटा, जयपुर ये सब पढ़ रहे हैं, मालवा शैली वो पढ़ रहे हैं, ये सब इसी के समकालीन हैं। लेकिन औरंगजेब जब चित्रकला को हटाना चाहता था, ख़त्म करना चाहता था, इसलिए छोटी छोटी शैलियाँ अस्तित्व में आई, चाहे पहाड़ी चित्रकला हो, गुलेरी चित्रकला हो, बसोली चित्रकला हो, कांगड़ा चित्रकला हो। तो ये सारी छोटी छोटी शैलियाँ जो है अस्तित्व में आती हैं। पहाड़ी शैली आप जानते ही हैं, मैटकाफ इसका खोज करता है और कांगड़ा नामक स्थान पे मूल रूप से इसकी खोज हो जाती है। 18वीं शताब्दी का सबसे अच्छा साक्ष्य पहाड़ी शैली में ही मिलता है। पहाड़ी चित्रकला 1700 से 1900 ईस्वी के मध्य का है डाटा, याद रखना है।
कांगड़ा शैली का बहुत अच्छा चित्रकार पूछा जाता है, कौन कौन सा है? तो मनकू, खुशावल, किशनलाल, परखो, फुत्तू, बसिया, ये सब चित्रकार किसके हैं? कांगड़ा शैली के हैं, कांगड़ा शैली। और बसोली शैली में कौन कौन से आते हैं? तो बसोली शैली के जो अच्छे अच्छे चित्रकार हैं, पहले बसोली शैली के राजा का नाम याद रखना है, कृष्णपाल, हिंदपाल, कृपाल और धीरजपाल। कृपाल पाल के समय में बसोली शैली अपने चरमोत्कर्ष पे जाती है, ये भी आपको डाटा सदैव याद रखना है। बसोली शैली के जो है डाटा को आपको सदैव याद रखना है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो कुल्लू शैली का एक ही चित्रकार है भगवान, और चंबा शैली का दुर्गा, तारा सिंह, बंशीधर, कृष्ण, नक्का, बहुत सारे आते हैं। बसौली शैली के जो चित्रकार हैं वो देवीदास, महेंद्रपाल और मानकू हैं। मानकू वहाँ पे भी जाते हैं और मानकू यहाँ पे भी हैं। बसौली शैली में मानकू हैं, महेंद्रपाल हैं, देवीदास हैं, जबकि कांगड़ा शैली में परकू, फुत्तो, नैनसुख, सज्जू, धम्मो, मनकू, कुशनलाल, शिवराम, ये सारे चित्रकार कांगड़ा शैली के आते हैं, ठीक है। और नैनसुख एक फेमस चित्रकार है। नैनसुख और मानसुख ये गुलेर शैली के माने जाते हैं, लेकिन मूल रूप से इन्हें बसौली में भी काउंट कर लिया जाता है, नैन शैली, ठीक है। तो नैनसुख को बसौली में भी काउंट कर लिया जाता है और मूल रूप से कांगड़ा में भी। तो गुलेर शैली उपशैली कांगड़ा शैली की है, इसलिए नैनसुख को जो है कई जगह गुलेर शैली में राइट आंसर माना गया है और कई जगह जो है कांगड़ा शैली के साथ इन्हें जोड़ा गया है, इनका राइट आंसर माना गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना तो डाटा रिविजन हो गया होगा, ठीक है। इतना तो रिवीजन हो गया होगा, नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा, अगर कहीं डाउट होता है नोट डाउन कर लीजिएगा। बाबर के समय का सबसे अच्छा चित्रकार भी आज़ाद ही है, शाह मुजफ्फर भी है। हुमायूं का आप जानते हैं मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद है। बसावन सबसे अच्छा चित्रकार अकबर के दरबार का है। दसवंत बसावन दोनों बहुत बार पूछे गए हैं। अकबर के दरबार का मनोहर और मिस्किन बहुत बार पूछे गए हैं। मनोहर, मिस्किन, मंसूर, ये सारे जो है जहांगीर के हैं। और शाहजहाँ का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला चित्रकार है गोवर्धन और बिचिस्तर और मूल रूप से मुराद, ये तीनों चित्रकार बहुत बार पूछे गए हैं, ये शाहजहाँ के शासनकाल के हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डाटा पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मालवा शैली पे बात करें। बेटा मालवा शैली हम पढ़ना चाहते हैं, कोटा शैली हमने पढ़ ही रखा, आप जानते हैं। उम्मेद सिंह समय के मूल रूप से ऐसा डाटा आता है, उम्मेद सिंह के समय में ही मूल रूप से कोटा शैली अपने चरमोत्कर्ष पे भी पहुँच जाती है। कोटा शैली हो, बूंदी शैली हो, अलवर शैली हो, जयपुर शैली हो या फिर मालवा शैली हो, सभी एक दूसरे से कोरिलेट ही हैं और ये सभी राजस्थानी शैलियों के अंतर्गत ही आ जाती हैं। राजस्थानी शैली में ही जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वार शैली सब कुछ आती है और पूरी की पूरी विशेषताएं राजस्थानी शैली की ही हैं। आप जानते होंगे लंबी ढूंढी के दृश्य मिलते हैं, लंबे नकुने, या फिर जो है इनका पहनावा अच्छा होता है। स्त्रियों को बहुत अच्छे से वक्षस्थल की बात हो या फिर इनके पहनावे की बात हो, उसको बहुत अच्छे से सजोए का प्रयास किया गया है राजस्थानी चित्रकला में। राजस्थानी चित्रकला आप जानते ही होंगे 16वीं शताब्दी की बात होती है और जब ये चरमोत्कर्ष पे पहुंचती है तो 18वीं शताब्दी आ जाती है। और अभी आपने देखा ही है औरंगजेब का कार्यकाल कब तक रहा है। तो औरंगजेब मूल रूप से ये जो है मुगल शैली का एक जो है कुटीर शासक था, बहुत खतरनाक शासक था। 1658 से 1707 तक ये रहता है और मूल रूप से इसी में छोटी छोटी शैलियाँ इसीलिए विकसित हो जाती हैं। मालवा शैली में आइए हम लोग बात करते हैं। मालवा शैली राजस्थान शैली की सबसे अधिक सहायता गुजरात और जौनपुर से मिलती है। राजस्थानी शैली में सबसे ज़्यादा जो सहायता मिलती है वो गुजरात और जौनपुर शैलियों से मिलती है। अगर बात करें तो प्राचीन मालवा क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है बेटा, तो ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और मांडू, मूल रूप से चारों मालवा के ही अंतर्गत पहले आया करते थे। ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और मांडू क्षेत्र। राजा नसीरुद्दीन शाह ने कला को बहुत ही प्रोत्साहन प्रदान किया है। मालवा शैली के राजा हैं नसीरुद्दीन शाह, याद रखना है, डाटा पूछा जा सकता है। अब इसका चित्रांकन कई बार पूछा गया है। नियामतनामा का चित्रांकन कब होता है, या फिर अमरू शतक का जो है चित्रांकन कब होता है, या फिर रसिक प्रिया। तो नियामतनामा, अमरू शतक और रसिक प्रिया का चित्रांकन कब होता है बेटा, तो नियामतनामा हो या फिर अमरू शतक हो या फिर रसिक प्रिया हो, इसका चित्रांकन कब होगा, तो ये मूल रूप से अलवर शैली में ही देखने को मिलता है। अलवर शैली में ही ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। अलवर शैली नहीं, मालवा शैली बेटा, मालवा शैली, मालवा शैली। आप लोग कंफ्यूज खूब होंगे, ठीक है। तो नियामतनामा, अमरू शतक और रसिक प्रिया का जो है मूल्यांकन कहाँ होता है, तो नीचे ही लिखा है मालवा शैली में होता है। मालवा शैली नारी सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। पूरी राजस्थानी शैली ही नारी सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, तो मालवा शैली भी फेमस हो जाएगी, उसमें क्या डाउट है। रागमाला अभिषेक के चित्र यहाँ भी मिलते हैं। रागमाला अभिषेक के चित्र जयपुर में हो, अलवर हो या फिर कोटा हो या फिर बूंदी हो, हमने हर जगह पढ़ा है, वहाँ पर भी मूल रूप से ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। रागमाला अभिषेक के चित्र यहाँ बहुत सुंदर चित्रित किए गए हैं। इस शैली में मुगल प्रभाव खूब ज़्यादा झलकता है।
तो मुग़ल प्रभाव बेटा जब मुग़ल साथ ही चल रहा है तो मुग़ल प्रभाव झलकेगा ही, क्योंकि वहीं के चितेरे आए हैं और यहाँ पे बसे हैं, तो छोटी छोटी शैलियाँ जो है विकसित हुई हैं। तो मालवा शैली में बहुत ज़्यादा नहीं था, यही पूछा जाता है नियामतनामा, अमरू शतक और जो है याद रखना है रसिक प्रिया का सूत्र चित्रांकन मूल रूप से किस शैली में हुआ है, तो ये मूल रूप से मान लिया जाता है कि मालवा शैली के अंतर्गत हुआ है। और मालवा शैली का अच्छा राजा कौन था, तो नसीरुद्दीन शाह था। मालवा शैली में इतना ही डाटा बहुत है, पर्याप्त है, यहीं से इतने क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जयपुर शैली बहुत अच्छे से पूछी जाती है। जयपुर शैली आपके सिलेबस में भी है। अगर जयपुर शैली के उपनामों की बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे इसे कछवाहा शैली के नाम से जाना जाता है, ढूंढार शैली के नाम से जाना जाता है, जयपुर शैली के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारे राजाओं का जो है कछवाहा राजाओं का संरक्षण मिलता है, इसलिए इसे कछवाहा शैली भी कह दिया जाता है। आइए देखते हैं, कछवाहा राजवंशों के संरक्षण तथा ढूंढार क्षेत्र में जयपुर शैली का विकास हुआ है। जयपुर शैली का प्रधान केंद्र जयपुर और अजमेर रहा है, ये दोनों डाटा याद रखना है बेटा। जयपुर शैली सबसे ज़्यादा पली बढ़ी आगे बढ़ी कहाँ पे, तो जयपुर और अजमेर में। कछवाहा राजवंशों के संरक्षण में तथा ढूंढार क्षेत्र में विकसित होने के कारण कुछ विद्वान इसे जयपुर शैली को कछवाहा शैली के नाम से जानते हैं, जबकि कुछ इसे ढूंढार शैली के नाम से भी संबोधित करते रहे। जयपुर नगर की स्थापना बहुत बार पूछी गई है, कब होता है, तो 1727 ईस्वी में मूल रूप से सवाई राजा जयसिंह के द्वारा इस नगर को बसाया जाता है। कौन सा नगर, जयपुर नगर, जिसे हम लोग पिंक सिटी या फिर गुलाबी सिटी के नाम से भी जानते हैं। बात करें जयपुर घराने की, तो जयपुर घराने को जो है मुग़ल से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है और बहुत ज़्यादा संबंध होने के कारण इस शैली पे मुगलिया प्रभाव सर्वाधिक दृष्टिगोचर होता है। इस शैली का शुद्ध एवं उत्कृष्ट रूप से सवाई प्रताप सिंह के समय में मूल रूप से देखने को मिलता है। सवाई राजा प्रताप सिंह के समय में यह शैली अपने जो है चरमोत्कर्ष को प्राप्त करना चाहती है, आगे बढ़ती है, खूब ज़्यादा फली फूली और आगे बढ़ी। कौन सी शैली, तो जयपुर शैली। अगर बात करें सवाई प्रताप सिंह की, तो सवाई प्रताप सिंह का मुख्य जो है मनोरम स्वयं कृष्ण का वेशभूषा पहन करके उनकी दास दासियाँ रखेल गोपियों अपने का नृत्य करना था। तो खुद ये कृष्ण भगवान की तरह सजते थे, वेशभूषा पहनते थे, उन्हीं के जो है रंग रूप में रहते थे, साथ ही साथ वैसे ही रखेल रखना चाहते थे, दासियाँ रखते थे, गोपियाँ रखते थे। तो मूल रूप से ऐसा दृश्य कहाँ देखने को मिलता है, तो जयपुर शैली में देखने को मिलता है। कौन राजा ऐसा काम करता था, तो सवाई प्रताप सिंह ऐसे काम किया करते थे, भगवान कृष्ण को जो है मूल रूप से अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहते थे। आगे बात करते हैं, तो और क्या डाटा इम्पोर्टेंट है, तो वो जयपुर शैली का और डाटा इम्पोर्टेंट है, वह है सवाई प्रताप सिंह के समय में ही वैष्णव धर्म से संबंधित ग्रंथों पर बहुत सारे जो है चित्र बने हैं, चाहे वो राधा कृष्ण का हो, नायक नायिका का भेद हो, राग रागनी हो, 12 मासा हो, राजा रानी के व्यक्तित्व चित्रण हो, भागवत पुराण हो, या फिर दुर्गा सप्तती संबंधित अनेक विषयों पर चित्र की रचनाएं हुई हैं। तो बहुत सारे विषय यहाँ पे हैं, राधा कृष्ण, नायिका भेद, राग रागनी, 12 मासा, राजा रानी, भागवत पुराण, दुर्गा सप्तती, ये सारे विषय रहे हैं किसके, तो जयपुर शैली के इतने सारे विषय रहा करते थे। आगे बात करते हैं, तो इसका जो है दृश्य कैसा कैसा दिखाई दिया है, तो स्वर्ण का उभरा हुआ काम मूल रूप से किसके समय में हुआ है, तो इन्हीं के समय में हुआ है, राजा प्रताप सिंह के समय में, सवाई प्रताप सिंह। मोतियों की जड़ाई, मणिक्यों पन्नों का चित्रण मूल रूप से सजावट का काम इन्हीं के समय में हुआ है। समय में प्रारंभ हुई शैली जयपुर शैली के क्षेत्रों में नारियाँ आकृतियों को पूर्ण यौनावस्था, काली केश राशि और मीनाकृति नेत्र और लालिमा लिए मोटे अधर के साथ साथ पतली कटी प्रदेश वाली लटकती बेड़ी, ऊपरी चोली, नीचे घाघरा, पैरों में पायल, जूतियां पहने हुए अंकित किया गया है। तो ऐसी जो है स्त्रियों को यहाँ पे चित्रित करने का प्रयास किया गया है। बात करते हैं पुरुषों की, तो पुरुषों में गोल चेहरा, ऊंचा ललाट, मसाल ढीढ़े जो है और मसाल ढोंढी होती है, भरा एवं गठा हुआ शरीर होता है, कानों तक केस राशि वाला बनाया गया है, सिर पर पगड़ी है और चुन्नट युक्त जामा मूल रूप से यहाँ के जो है पुरुष लोग पहनते हैं। ऐसा दृश्य यहाँ पे दर्शाया गया है, छोटी हाइट में दर्शाया गया है, नाटा छोटा हर जगह आपको देखने को मिलता है। पूरी राजस्थानी शैली में ही ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो नारियों का अंकन अलग हो गया, जो है पुरुषों का अंकन अलग हो गया। अगर बात करें आगे, तो कमर तथा पटका, ढीली महरी का पैजामा तथा नोकदार जूतियां मूल रूप से यहाँ के पुरुष लोग पहरा करते थे। जयपुर शैली में रंगों को दृष्टिगत रूप से दर्शाया गया है। सबसे ज़्यादा हरे रंग का प्रयोग किया गया है, उसके बाद नीले, पीले और स्वर्ण रंगों का भी आलेखन देखने को मिलता है। मुगलिया प्रभाव होने के कारण छाया प्रकाश का सुविधानुसार प्रयोग खूब अच्छे से जयपुर शैली में किया गया है। तो जयपुर शैली जो है मूल रूप से मुगलिया प्रभाव दिखाती हुई आगे बढ़ी है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे दृश्य ऐसे देखने को मिलते हैं।
हालांकि आपको ये याद रखना है, जयपुर नगर की स्थापना तो सवाई राजा जय सिंह ने की है, 1727 ईस्वी में की है। और मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण के रूप में कौन कपड़ा पहनना पसंद करता था, ऐसा जो है वेशभूषा गोपियाँ रखना और जो है ऐसी दासियाँ रखेल रखना मूल रूप से कौन पसंद करता था, तो सवाई प्रताप सिंह थे। ऐसा दृश्य वो अपने आप जो है प्रेषित करवा चुके हैं, बनवा चुके हैं। तो ये सारे डाटा जो है जयपुर शैली से संबंधित है। अब एक डाटा और बचता है जो आपके सिलेबस में है, किशनगढ़ शैली। हम लोग किशनगढ़ शैली को भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो कुछ डाटा छूट गया होगा उसे भी पढ़ने का प्रयास कर लेंगे। जोधपुर हो, बीकानेर हो, नाथद्वार हो, ये सारी शैली हम लोग देख लेंगे। जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, नाथद्वार शैली, किशनगढ़ शैली, ये सारे डाटा आज हम लोग कल वाले वीडियो में देख लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपका जो है आज का रिवीजन बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर रिवीजन आपने किया है बेटा और नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो 2 से 3 बार देख लीजिए, पूरा डाटा याद हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।